मॉर्निंग रेडियंट क्लास 11th। बेटा पहले टॉपिक से पहले तो आप सब ये बताओ कि आपका सब कुछ सही चल रहा है ना, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर एकदम सर समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताओ, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी कॉमन टॉपिक फॉर द अकाउंटेंसी। व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, you are going to prepare trading P&L and balance sheet, and you are going to prepare past journal entry, you are going to prepare a ledger account, then generally it will be meet to you then trade receivable and trade payable. So आज हम जो है इसको अच्छे से जानेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल होता क्या है, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल होता क्या है। जनरली है, और मैं आपकी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको कि क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट, क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट विच आर ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट विच रिसीवेबल ड्यू टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। तो मैंने दो चीज बोली है, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। अब कुछ लोग के दिमाग में रेंडरिंग शब्द आ रहा होगा, बेटा तो जो रेंडरिंग का मतलब होता है वो मतलब प्रोवाइड करना है। देखिए गुड्स किसी को दिया जाता है, फिजिकली दिया जाता है, सर्विसेज रेंडरिंग की जाती है। तो सर्विसेज को जो है आप सेलिंग मतलब सर्विसेज को आप देना नहीं कह सकते हैं। तो सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। तो फिर से ट्रेड रिसीवेबल होता है क्या, ट्रेड रिसीवेबल इज अ अमाउंट विच रिसीवेबल ड्यू टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। सामान को बेचने से या सर्विसेज को बेचने से अगर कोई अमाउंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल के बगल में एक वर्ड लिखूंगा और आप तुरंत समझ जाएंगे ये बात, मतलब बाकी है, बाकी आपको क्या करना है, लेना है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल इज अ अमाउंट विच रिसीवेबल मीन्स जो लेना बाकी है अभी, विच रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। सामान को बेचेंगे और सर्विसेज को देने के बाद भी अगर पैसा लेना बाकी है, मेरा बच्चा ये किस केस में पॉसिबल है, सर ये उसी केस में पॉसिबल है जब हमने उधार में बेचा हो। और अगर हमने उधार में बेचा है, हमने क्रेडिट में सामान को सेल किया है, मीन दैट अमाउंट आर रिसीवेबल इन फ्यूचर व्हेन वी हैव अ नीड ऑफ मनी, व्हेन दे हैव अमाउंट ऑफ दे हैव उसके पास जब पेमेंट का पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, दे हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश, देन ही विल पे और वी विल रिसीव कैश फ्रॉम देम। सो ट्रेड रिसीवेबल इज अ अमाउंट विच रिसीवेबल ड्यू टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। इट हैव बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता होगा, सपोज दैट मैं आपको यहां पे रख ले रहा हूं कि आप ये हैं यू, चलो आपने एक दुकान खोल के रखी है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक ही बार में समझ आ जाएगा। आपने बेटा एक दुकान खोल के रखा है और उस दुकान में आप हो गए ओनर, आप हो गए ओनर। ओनर मतलब आप या तो मालिक हो सकते हैं, या दुकानदार हो सकते हैं, या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जब पार्टनरशिप में आप साझेदार हो सकते हैं, मीन्स आप ओनर की कैटेगरी में आ रहे हैं, आपके पास जो है दुकान खोल के आप बैठे। जनरली आप ही की भाषा में समझाऊंगा, आपके पास सामान लेने कौन आता है, सामान को लेने कौन आता है, सर कस्टमर लेने आते हैं। हम जिसको सामान बेचते हैं वो हमारा कस्टमर होता है, हम जिसको सामान बेचते हैं वो हमारा क्या होता है, कस्टमर होता है। इसलिए मैंने सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आपके सामने जो है कस्टमर की लाइन लगा दी है। जैसे कोविड-19 चल रहा है तो आपको थोड़ा सा ये लाइन में जो है थोड़ा थोड़ा गैप देना पड़ेगा ना, कि यहाँ भी ध्यान देना होगा हमें, तो आप लोग भी ध्यान दे रहे होंगे। तो ये जो कस्टमर है, कस्टमर यहाँ है, आप सेलर हैं, ठीक है। तो वेन सेलर, आप देखिए सेलर, when seller sold their goods on credit to his customer, जब सेलर अपने सामान को अपने ही कस्टमर को उधार में बेचता है, then it will be considered as a trade receivable. Again, when any seller sold his goods to his customer on credit, जब कोई सेलर, कोई विक्रेता अपने सामान को कस्टमर को या ग्राहक को उधार में बेचता है, तो वो क्या होते हैं, दैट विल बी कंसिडर एज अ ट्रेड रिसीवेबल। बट हियर ट्रेड रिसीवेबल इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। व्हाट इज डेटर, डेटर एक पर्सन होगा, एक आदमी होगा और एक कंपनी होगी, ठीक है। अब देखो क्या जरूरी है कि सर सामान कोई आदमी ही खरीदे,
नेचुरल पर्सन भी परचेज कर सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी परचेज कर सकता है। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे तो हम सामान मोहन, सोहन, राम, श्याम, नरेश, मोहन, सुनीता, अनीता को भी बेच सकते हैं, और वही सामान हम किसी कंपनी के नाम पे एक्स कंपनी लिमिटेड, वाई कंपनी लिमिटेड एंड जेड कंपनी लिमिटेड को भी वही सामान बेच सकते हैं बिना किसी ओनर का नाम दिए। तो ये चीज़ आप समझेंगे, मतलब एक कंपनी का भी अपना अस्तित्व होता है जैसे एक आदमी का होता है, बस फर्क यही होता है कि वी आर मेड बाई गॉड एंड कंपनी आर मेड बाई अस, मतलब हम मीन्स आर्टिफिशियल है, उसको हमने बनाया है। ठीक है, तो लेकिन आप दोनों कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे उधार सामान की बिक्री की बात हो रही है, सामने है आपके कस्टमर, आप हैं सेलर, आपकी दुकान बेच दिया उधार में, तो क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। उस ट्रेड रिसीवेबल में जब आपने बेचा तो उधार में बेचा, कौन सा डेटर बोला जाएगा, कौन सा बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा। अगर आपने सामान को किसी आदमी को उधार में बेच दिया तो जिसको आपने सामान उधार में बेचा वो क्या हो जाएगा, डेटर। अब अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखिए, द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडरिंग ऑन द क्रेडिट। डेटर आर द पर्सन टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। मेरी बात ध्यान सुनिए, डेटर एक आदमी है, डेटर रिप्रेजेंट द पर्सन टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर ऐसे आदमी को, ऐसे कंपनी के नाम को रिप्रेजेंट करता है जिनको आपने उधार में सामान बेचा है। फिर से, डेटर रिप्रेजेंट द पर्सन टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। बात खत्म। तो डेटर हो गया, उधार बिका, कस्टमर को बिका, उसी कस्टमर में कुछ लोग को बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा। एक्चुअली स्टूडेंट, बिल्स रिसीवेबल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा, ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, मतलब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्स रिसीवेबल क्या करना है आपको, बिल्स रिसीवेबल जैसे आपने स्टाम्प पेपर देखा है, जब आप जमीन बेचते हो, अपनी लैंड परचेज करते हो, आपने सारा क्या काम किस पे होता है, स्टाम्प पेपर पे होता है। बिल्स रिसीवेबल भी जो होता है, इट इज एन रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है। इस पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट करने का वादा करती है, प्रॉमिस करती है, आई प्रॉमिस टू पे। जैसे आपने देखा होगा बेटा, चेक देखा है, चेक छोड़ो, नोट तो देखा होगा, करेंसी है ना, 10 की करेंसी, 50 करेंसी आज नहीं है तो भी तुरंत पॉकेट से निकाल करके देखो, उस पे लिखा होता है एक साइड, आई प्रॉमिस टू पे बियरर। क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे बियरर। बीच में देखिए, मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, हिंदी में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे बियरर अमाउंट ऑफ रुपी दैट, जितने का वो नोट हो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है आपका बिल्स रिसीवेबल। स्टाम्प पेपर जिन्होंने देखा है, जिन्होंने एफिडेविट जैसा कुछ देखा, उनके सामने ये रहता है कॉमर्शियल पेपर, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है एक पार्टी दूसरे पार्टी से जब सामान उधार में लेती है और वो एक दूसरे की सपोज दैट कि आपकी दुकान है और आपके सामने मोहन आए, आपके पड़ोसी मोहन है, तो आपके पड़ोसी मोहन आपके दुकान पे आए सामान उधार लेने के लिए, तो आपने कहा चलो भाई ले जाओ, क्योंकि आप उनको जानते हो। अभी आप उनको ना जानते होते फिर भी आप सामान बेचना चाहते हो, या ऐसे भी कई केस आते हैं कि आप नहीं जानते हैं, तो या मोहन सामान लेकर के जाएगा, मोहन सामान उधार कर लेकर के जाएगा, आपकी दुकान बहुत बड़ी, आपने 10 लाख रुपए का सामान मोहन को क्या कर दिया, उधार दे दिया। देन व्हाट इज द सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, क्या सिक्योरिटी है पेमेंट की, मोहन को कुछ हो जाए या मोहन पेमेंट ना करे तो फ्रॉड जो होते हैं उससे बचने के लिए हम क्या करवाते हैं, उनसे एक एक्सेप्टेंस करवा लेते हैं, एफिडेविट करवा लेते हैं, स्टाम्प पेपर जैसा कुछ लिखवा लेते हैं कि भैया आप मुझे कब तक पेमेंट करेंगे। चलो ठीक भाई, देखो बिजनेस में ट्रस्ट है, ठीक है, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ हमें सोचना पड़ जाता है। तो हमने क्या किया, पेपर निकाला, ये बैंक की तरफ से इशू होता है, आप आगे की एक चैप्टर है ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का, तो टेंशन ना लीजिए, वो निकालेंगे और आप उस पर क्या करेंगे, साइन करवा लेंगे। जिस पार्टी ने उधार में सामान लिया है वो साइन करके लिखेगा कि मैं सेलर को 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर पेमेंट करने का वचन देता हूँ। उसका आधार कार्ड की फोटो कॉपी पीछे लग जाएगा, स्टाम्प करके ये रख लेगा। कौन रख लेगा, आप रख लेंगे ना, कि सामान भी उसी को दे दो और उसी को बिल भी दे दो, ले जाके फाड़ के फेंक देगा, तब क्या करोगे, सर हम चालाक हैं, हम सामान उसको देंगे लेकिन बिल अपने पास रखेंगे। कौन से बिल अपने पास रखेंगे, इस बिल को कहा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मनी को बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको क्या बोला जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसा बिल जो एक्सचेंज के मीडियम को काम करे, मतलब जहां सामान उधार खरीदे और बेचे जाए वहां का ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप आगे की कक्षाओं में, आगे के जो है चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लीजिए। तो आपने साइन करवा के रख लिया, ठीक है। इस बिल के लिए 2 पार्टी हुए, एक तो आपका सेलर हो गया जिसके पास बिल रहेगी, दूसरा परचेजर हो गया जो बेचारा टेंशन के मारे उस पर साइन करके दिया है। तो जो सेलर होगा
उसके लिए इस बिल का नाम हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल BR, और जो परचेजर होगा उसके लिए इस बिल का नाम हो जाएगा BP बिल्स पेबल। सेलर के दिमाग में है कि मुझे पैसा रिसीव होगा, परचेजर के दिमाग में मुझे पैसा पे करना होगा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल ऑन दैट बिल व्हेन, ये बिल्स रिसीवेबल के लिए आप क्या कह सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल इज अ बिल ऑन वी रिसीव द अमाउंट, ऑन वी रिसीव द कैश आफ्टर मैच्योरिटिंग द पीरियड। तो जब आपका पीरियड मैच्योर हो जाएगा 2 महीने 3 महीने के बाद आप क्या करेंगे, इस पे पैसा वापस मंगा लेंगे, मतलब वो आकर के पेमेंट कर देगा। करता नहीं, लेकिन बेटा अगर आपने साइन करवा रखा है ना तो आप उस पर केस फाइल कर सकते हो, मतलब उसके अगेंस्ट केस हो सकता है, तो वो जेल जा सकता है, इसलिए आपने रिटर्न में करवा लिया था। शायद समझ में आ गया होगा। परचेजर की बात करेंगे तो परचेजर के दिमाग में मुझे पेमेंट करना है, एक ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 2 नाम है, एक BR एक BP, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल। जिसको पैसा इस पे लेना है, जिसको लेना है आपको लेना है, आपने उधार में सामान बेचा, आपको पैसा लेना है, आपको पैसा लेना है, तो आपके बिल्स रिसीवेबल। जो लेकर के गया उसको पसीना आ रहा है, उसको पैसा देना है, उसको टेंशन है कि मुझे पैसा देना, उसके लिए वो बिल्स पेबल। हु आर लाइबल टू पे फॉर देम बिल्स पेबल, who have a right to receive the amount on that bill, that is a bill receivable for them। ठीक है, क्या जरूरी है कि तुम्हारे आपके घर में सामान हो रहा है, जमीन से खोद के निकाल रहे हो जो बेच रहे हो? नहीं सर, हम तो सही सामान कहीं से लेकर के आते हैं, ये हमारी छोटी सी दुकान है, छोटी सी कुटिया है, पूरे साल भर में 50 लाख कमा लेते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट कमा लेते हैं, 50 लाख तो कम ही है। अभी जहाँ रतन टाटा और अंबानी से कंपेयर करूँ वहाँ तो 50 लाख कम ही है। आपकी छोटी सी दुकान है, छोटी सी गिमटी है, 50 लाख रुपये हर साल का कमा लेते हैं। लेकिन अगर हम उधार में सामान बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम भी तो कहीं से लेकर के आते होंगे। ये देखो ये बात समझ आई? आप अगर उधार सामान बेचते हैं तो आप भी तो कहीं से लाते होंगे, जहां से लाते होंगे वो आपसे भी बड़ा होगा। जिसको आपने बेचा आपके लिए कस्टमर, जहां से आप खरीद करके लाए आपके लिए सप्लायर है, ये आपको सप्लाई करता है तभी तो आप बेच पाते हैं। सप्लायर कस्टमर को सप्लाई नहीं करता, सप्लायर परचेजर को सप्लाई करता है। परचेजर वो होता है वो रेडी टू परचेज फॉर सेल द गुड्स। ठीक है, जो सामान को परचेज करता है बेचने के लिए वो परचेजर होता है, अदरवाइज वो कस्टमर कंसीडर किया जाएगा। हु इज कस्टमर? हु आर परचेजिंग गुड्स फॉर देयर ओन यूज। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, सब चीज़ें की जाएंगी। तो आप हैं परचेजर, आपकी ये दुकान, आपको मैं मान लिया वैक्स कंपनी लिमिटेड, आप आए सामान लेने के लिए, ये कोई बहुत बड़ा टैक्स कंपनी है, बहुत बड़ी, देखो मैंने फर्म की साइज से ज़्यादा बड़ा बनाया, देखो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट बैठा रखा है, यहाँ पे कस्टमर केयर को बैठा रखा है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, अकेले बैठा है, देखो उठ भी नहीं रहा सामान देने के लिए, बस हैंड हिला रहा है, तुम लेकर के आओ तुम लेकर के आओ। तो शायद समझ होंगे जो दुकान उससे बड़ी है। या इसके पास सामान लेने के लिए हमेशा सामान लेकर के जाता है, नगद लेकर के जाता है, कैश में लेकर के जाता है, कभी कभी पैसा नहीं रहा इसने बोला अब ये उधार दे दीजिए। तो जब ये उधार दे देगा, आप खुद को समझिए, जिससे उधार लेना है, जिसको उधार में बेचा है, उधार में बेचने के बाद जिससे पैसा लेना है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल, और जहां से उधार लेकर के आए हो जिसको पैसा देना है वो आपका ट्रेड पेबल। इफ यू हैव अ लाइबल टू पे, अगर आप पे करने के लिए लाइबल है देन दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेड पेबल। इफ यू हैव अ राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑन दैट बिल ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, तो क्या बोला जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। उधार में बेचना और उधार में खरीदना सबकी आदत होती है। आप एक दुकानदार हैं, आपकी कोका कोला की दुकान है, तो आप कोका कोला कस्टमर को उधार में बेचते भी होंगे, उधार में लाते भी होंगे। जिसको उधार में आपने बेचा वो आपका क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि बेच दिया पैसा लेकर के आएगा। ये ट्रेड रिसीवेबल कोई आदमी हो सकता है, या आदमी ने अपना साइन करके दे दिया तो वो बिल्स रिसीवेबल हो सकता है। तो मतलब डेटर भी हो सकता है और बिल्स रिसीवेबल। आप अपने बुक से डिफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं आपको बस आपके दिमाग में किस तरीके से फिट कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, जहाँ से आप उधार लेकर के आते हो तो मतलब अब आपका रिलेशन क्या? अच्छा, इसके पहले क्या रिलेशन था? इसके पहले रिलेशन था सेलर और कस्टमर का, सेलर और कस्टमर का। अब क्या रिलेशन हो गया? अब सप्लायर और परचेजर का रिलेशन हो गया। आप वो सप्लायर है वो पार्टी, और आप क्या उसके लिए कस्टमर है। ठीक है, तो अगर आप सप्लायर और परचेजर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रेड पेबल। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप उधार में सामान परचेज करने जाएंगे देन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड यू हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट इन कैश। उसको पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इट्स योर लाइबिलिटी बिकॉज यू हैव टू पे, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड ट्रेड पेबल। बिजनेस में ट्रेड पेबल 2 तरीके के होते हैं। एक आपको क्रेडिटर मिलेगा, देखो मैंने लिखा है, सॉरी क्रेडिटर,
और बिल्स पेबल, ठीक है। क्रेडिटर टू होम वी आर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिससे हम उधार में सामान खरीद करके लाते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। बिल्स पेबल एक कंपनी के पास बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है, बिल्स पेबल भी हो सकता है। अगर उसने किसी को उधार में सामान बेचा और उसने बिल साइन करके दिया कि मैं इतने दिन बाद पेमेंट करूंगा, तो वो बिल आपके बिल्स रिसीवेबल बोली जाएगी। आप सप्लायर के पास गए और वहां सब साइन करके चले आए कि भैया मैं आपको 10 साल बाद या 10 महीने बाद या 5 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो वो बिल आपके लिए बिल्स पेबल बोली जाएगी। मीन्स एक बिजनेसमैन के पास दोनों हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है, बिल्स पेबल भी हो सकता है। बिल्स रिसीवेबल जिस बिल पे पैसा लेना है, बिल्स पेबल जिस बिल पे पैसा देना है। बिल्स पेबल सप्लायर के फॉर्म में हो सकती है क्योंकि सप्लायर को पेमेंट आपको करना होगा। बिल्स रिसीवेबल कस्टमर के लिए हो सकता है क्योंकि कस्टमर से आपको पेमेंट लाना है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। ये बेटा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आगे की चैप्टर्स में अच्छे से कंसिडर किए जाएंगे। बस अभी आप इतना जान लीजिए, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसमें जो नोट करना हो नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वेरी मच।